स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को मेरा? हाँ सर। ठीक है बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी मीटर। ठीक है सर, वो अटेंडेंस क्वालिटी है। सर अटेंडेंस का क्या करना है? वहां पे तो कर लेते थे, यहाँ पे कैसे करेंगे? अब यहाँ पे पढ़ लो यार। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट लगा दो चैट बॉक्स अगर हो इसमें। एक्चुअली में जूम आज वर्क नहीं कर रहा है, बात ये है। ओके सर। हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई यार। ठीक है, तो अब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वालिटी मीटर। ठीक है, क्वालिटी मीटर। ठीक है, क्वालिटी मीटर को बेसिकली हम लोग क्यू मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्यू मीटर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये गेट के पेपर में काफी फेवरेट टॉपिक भी है। और क्वेश्चन मैक्सिमम कहाँ एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा है 3-4 बार, मैं उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्यू मीटर का मतलब क्या होता है। क्यू मीटर बेसिकली मैंने कहा क्वालिटी मीटर। तो क्वालिटी मीटर मीन्स दैट क्वालिटी फैक्टर। तो आपको पता है कि जैसे कि अगर आपके पास एक कोई कॉइल है, ठीक है, ये आपके पास एक कॉइल है, और इस कॉइल का आपको क्या निकालना है, क्वालिटी फैक्टर निकालना है। ठीक है, कॉइल का क्या निकालना है आपको, क्वालिटी फैक्टर निकालना है। तो इस कॉइल का जो हम क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, वो इस कॉइल का क्वालिटी फैक्टर हम तभी निकाल पाएंगे एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर हमें किसी भी कॉइल मतलब इससे सिंपल इंडक्टर, कोई कॉइल है और उस कॉइल का बेसिकली हमको अगर क्वालिटी फैक्टर निकालना है, तो उसकी कंडीशन ये है कि किसी कॉइल का हम क्वालिटी फैक्टर तभी निकाल पाएंगे जब क्या बेसिकली वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही निकाल पाएंगे, और उस फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा भी होगा, एट रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका, Q इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर में, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो क्वालिटी फैक्टर का जो प्रिंसिपल है, जो इसका बेसिकली प्रिंसिपल है, बेसिकली आप जानते होंगे दो तरीके के रेजोनेंस होते हैं, आपने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा होगा। एक रेजोनेंस होता है जिसको बेसिकली हम सीरीज रेजोनेंस बोलते हैं, और एक हमारा होता है पैरेलल रेजोनेंस। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है बेसिकली वो सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो मैं लिख दे रहा हूं बेस्ड ऑन सीरीज रेजोनेंस। ये सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे बेसिकली क्या करता है आपका क्वालिटी मीटर, क्या करता है, वर्क करता है। अच्छा, सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे अगर बेसिकली वर्क करता है, तो सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे, चलो इधर देखते हैं। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, इतना ही चीज आपको क्लियर हो गया होगा, बेस्ड ऑन द सीरीज रेजोनेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें बेसिकली दूसरा स्लाइड्स ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, सीरीज रेजोनेंस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अच्छा, इसका अगर हम सर्किट डायग्राम देखें, तो ये कुछ हमारा कुछ इस तरीके का, ये एक वी एस सोर्स है, वी ऑफ एस सोर्स है।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। मैं सिंपल सीरीज रेजोनेंस सर्किट का सर्किट बना रहा हूँ। ये बेसिकली आपका सिंपल एक आरएलसी सर्किट है ना, आर, दिस इज द आर एल एंड सी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये इसका अगर हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और इसका फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो आप जानते हैं एट पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा आर की वैल्यू होगी, वो ओमेगा आर की वैल्यू कितनी होगी, 1/√LC। ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, अच्छा, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर हम आपसे पूछे कि इसका टोटल इंपीडेंस कितना होगा, तो आप जानते हैं कि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा। तो एट पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसका टोटल इंपीडेंस कितना रह जाएगा, अगर इस पॉइंट से हम टोटल इंपीडेंस देखेंगे तो टोटल इंपीडेंस कितना रह जाएगा, आर रह जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सीरीज रेजोनेंस के केस में क्या होगा कि इस सर्किट का जो टोटल इंपीडेंस कितना रह जाएगा, आपका आर रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास सीरीज रेजोनेंस के अलग अलग तरह के सर्किट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक सर्किट ये ले लें, एक ये वाला सर्किट, अगर हम एक ये वाला सर्किट को लें कि सपोज ये हमारा वोल्टेज सोर्स है V ऑफ S, ये रेजिस्टेंस R है, और ये हमारा इंडक्टर है, और ये हमारा कैपेसिटर C1 है, और ये हमारा पर्टिकुलर एक कैपेसिटर क्या है, C2 है। तो इस सर्किट्स का RLC, अगर इस सर्किट का हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, तो देखिए ये क्या है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बेसिकली वोल्टेज सोर्स VS हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पास रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये इंडक्टर हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर कैपेसिटर हमारा C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये R है, ये L है। तो एट रेजोनेंस कंडीशन भी इसका इंपीडेंस कितना रह जाएगा, R ही रह जाएगा, और ओमेगा R की वैल्यू कितनी आ रहेगी, 1/√, में L ब्रैकेट में C1 प्लस C2। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स का हम बेसिकली, कोई भी सीरीज सर्किट हो तो उसका डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। चलिए अब अपन डायरेक्टली हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्यू मीटर का जो मैंने आपको बताया कि क्यू मीटर कुछ नहीं होता है। क्यू मीटर एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी कॉइल के क्वालिटी फैक्टर को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, ये जो क्यू मीटर होता है, इस क्यू मीटर का जो, अब ये जो क्यू मीटर होता है, ये जो आपका क्यू मीटर है, इस क्यू मीटर का बेसिकली एप्लीकेशन होता है कि आप क्यू मीटर को बेसिकली यूज कर रहे हैं, मीन दैट कि वी हैव टू बी यूज एन एप्लीकेशन ऑफ ए क्यू मीटर। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ क्यू मीटर की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ क्यू मीटर, एप्लीकेशन ऑफ क्यू मीटर, ठीक है, इसमें इसका जो पहला एप्लीकेशन आता है, वो पहला एप्लीकेशन आता है टेस्ट कॉइल, टेस्ट कॉइल क्वालिटी फैक्टर, टेस्ट कॉइल क्वालिटी फैक्टर मेजरमेंट, टेस्ट कॉइल क्वालिटी फैक्टर मेजरमेंट करके बेसिकली हम क्यू मीटर को यूज करते हैं। अब देखिए इसका सर्किट थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। सबसे पहले अपना वही हम सीरीज रेजोनेंस का सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपना सीरीज रेजोनेंस का सर्किट बनाया। ये हमारे पास सीरीज रेजोनेंस का सर्किट है। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज रेजोनेंस का सर्किट है, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास L है। अच्छा देखिए बेसिकली ये जो इंडक्टर होता है, इस इंडक्टर में बेसिकली ये वायर्स भी होते हैं। ठीक है ना, कोई भी कॉइल होगी तो उस कॉइल में बेसिकली क्या होगा, वायरिंग भी होगी नीचे साइड में, यहाँ पे वायरिंग होगी ना, तो उस वायरिंग के लिए बेसिकली हमने क्या मान लिया, उसको R मान लिया, और ये क्या है हमारा L है। ठीक है, अच्छा, और जो क्यू मीटर होता है, उस क्यू मीटर का भी अपना इंटरनली क्या होता है, एक उसमें भी इंटरनली एक कैपेसिटर लगा होता है। तो इस तरीके से हमको जैसे कि ये जो R और L आया है, ये तो हमारा इस L से आया है, और जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर बेसिकली क्यू मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन में होता है, तो वहां से हमारा क्या आया, ये कैपेसिटर आया है। ठीक है, अच्छा, ये कैपेसिटर जो होता है बेसिकली वो हमारा एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो आपको ये सर्किट दिखाई पड़ रहा है, इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है आपको टेस्ट कॉइल, ये मैंने लिखा है ना टेस्ट कॉइल, तो बेसिकली इसी को क्या बोलते हैं, बेसिकली हम टेस्ट कॉइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम टेस्ट कॉइल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि अब जब यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं, जैसे कि
अगर हम सप्लाई देंगे तो सप्लाई हम डायरेक्टली नहीं देंगे, सप्लाई देने का भी कुछ पर्टिकुलर तरीका होता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक सिंपल एक वोल्टेज सोर्स है V ऑफ S, ठीक है, ये इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। उसी तरीके से यहाँ पे एक इनपुट रेजिस्टेंस इस सर्किट का है, इसको बेसिकली हमने R इन इनपुट रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। और इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे एक स्मॉल RV रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज को क्या माना है, V माना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्यू मीटर का क्या है, सर्किट है, ठीक है। तो अगर हम फाइनली इस सर्किट, अगर हम इस सर्किट का हम ये बोले, अगर इस सर्किट के लिए हम अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को निकालें तो हम मान लेते हैं ये कैपेसिटर C है। अब देखिए ये क्या है, आपकी सप्लाई फ्रिक्वेंसी F है, ठीक है। इस सप्लाई फ्रिक्वेंसी के वैरी करने पर क्या होगा कि पर्टिकुलर हमको एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिलेगा, या फिर हम क्या करें, इस कैपेसिटर को वैरी कर दें और इस कैपेसिटर को वैरी करने पर भी हमको पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी पे हमको एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमारी ओमेगा आर इक्वल टू इस सर्किट के लिए कितनी हो जाएगी, 1/√L। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू C1 मैंने लिखा, L इंटू C1 मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि आपसे कि मैंने फ्रिक्वेंसी को फिक्स किया और मैंने क्या किया कि कैपेसिटर को वैरी किया, और जब कैपेसिटर को वैरी किया तो हमने देखा कि जब कैपेसिटर हमारा C की वैल्यू जब C1 हुई तो हमारा इस सर्किट ने क्या किया, एक रेजोनेंस कंडीशन को अचीव कर लिया, ठीक है। तो ये एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम क्वालिटी फैक्टर को देखें तो क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, Q इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू Q इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर। अच्छा, अगर हम और मैंने अभी आपसे इससे पहले आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम क्वालिटी फैक्टर जो होता है हमेशा सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो एट पर्टिकुलर रेजोनेंस कंडीशन इस सर्किट का अगर हम यहां से इंपीडेंस देखें तो सिर्फ कितना रह जाएगा, आर ही रह जाएगा ना, क्योंकि अगर कंडीशन रेजोनेंस में होगी तो हमारा फाइनली सर्किट का इंपीडेंस कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू, मतलब फाइनली इंपीडेंस कितना रह जाएगा, आर रह जाएगा। तो ये क्या है, हमारी क्यू एक्चुअल वैल्यू है, इसे क्यू एक्चुअल वैल्यू है, क्यू इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर। बट इसमें क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक वोल्टामीटर कनेक्ट कर रखा, तो उसका भी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हमने आर ऑफ वी से डिनोट किया है, ठीक है। तो इस आर ऑफ वी किससे डिनोट किया है, तो अगर हम क्यू मेथड की बात करेंगे, अगर हम क्यू मेथड की बात करेंगे तो क्यू मेथड के केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा एल डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये तो आर आर ही रहा और ये स्मॉल आर इसके किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, तो आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम ये बोल सकते हैं कि तो अब हम क्या करें कि इस केसेस में अगर हम यहां से क्यू मेथड, तो क्यू मेथड कितना आ जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा एल, और अगर यहां से आर कॉमन ले लो तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। अब क्या करें, यहां से हमें कंडीशन लगा दें, क्यू एक्चुअल इक्वल टू क्यू मेथड, क्यू एक्चुअल इक्वल टू क्यू मेथड, ठीक है। तो अगर कंडीशन लगाए तो क्यू एक्चुअल कितना है हमारा, ओमेगा एल को मैं एक्सएल लिख दे रहा हूं, एक्सएल अपॉन आर इक्वल टू एक्सएल अपॉन कैपिटल आर ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो आपको यहां से देखने से ये लग रहा है कि इस वाले फैक्टर की जो, अगर ये वाला पॉइंट, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर एक दूसरे के बराबर कब होगा, जब 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो पॉइंट को लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम, पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं हम, मेजर द क्यू फैक्टर across the capacitor, across the capacitor। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि हमने जो क्यू फैक्टर मेजरमेंट किया, अभी देखिए इस वाले सिस्टम से हमने अभी जो क्यू फैक्टर बेसिकली मेजरमेंट किया है, ये क्यू फैक्टर बेसिकली हमने इस कैपेसिटर के अक्रॉस मेजरमेंट किया है। और अंडर रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस क्यू फैक्टर होगा वही बेसिकली हमारा क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस क्यू फैक्टर होगा, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में हमारा एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमने जो क्यू फैक्टर हमने कैपेसिटर के अक्रॉस मेजरमेंट किया है, इट इज सेम एज a test coil under
सीरीज रेजोनेंस, अंडर सीरीज रेजोनेंस। आपको ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो क्यू फैक्टर में रेजोनेंस कंडीशन ऑब्जर्व होती है वो बेसिकली आपकी सीरीज रेजोनेंस कंडीशन उसमें फिल्ड होती है। ठीक है, तो ये तो है बेसिकली आपका पहला एप्लीकेशन जब हम करते हैं टेस्ट या क्यू फैक्टर मेजरमेंट। ठीक है, इसका दूसरा एप्लीकेशन जो है, इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है बेसिकली अननोन कैपेसिटर मेजरमेंट करने के लिए। पहला तो हमने टेस्ट कॉइल मेजरमेंट करने के लिए देख लिया, अब इसका जो दूसरा एप्लीकेशन करेंगे बेसिकली दूसरा एप्लीकेशन करेंगे हम बेसिकली इसमें अननोन कैपेसिटर मेजरमेंट करने के लिए। तो अननोन कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए भी हम सर्किट फिर से ही वही बनाएंगे जो अभी हमने पहले सर्किट बनाया था। हमारा सर्किट क्या रहेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल कैपेसिटर ले लिया। ये हमारा एक स्मॉल आरवी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कैपिटल आर है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, और यहाँ पे क्या है, वी एस सोर्स, वोल्टेज सोर्स वी ऑफ एस है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बेसिकली क्या है, वी है। ये क्या है, आर है, ये एल है, और ये बेसिकली क्या है हमारा एक सिंपल टेस्ट कॉइल सर्किट है। ठीक है, और ये क्या है हमारा एक वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, अब हमें अननोन कैपेसिटर मेजरमेंट करना है, तो अननोन कैपेसिटर हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर हमने क्या किया, एक अननोन कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बेसिकली हमको क्या करना है, क्यू फैक्टर की हेल्प से इस अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जब हमारा अननोन कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं था, अगर हमारा अननोन कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं था तो देखिए ये कैपेसिटर क्या है, एक वेरिएबल कैपेसिटर है ना, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी का सर्किट, सर्टेन फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर्किट को। तो हमने क्या किया कि पहले कैपेसिटर, जब ये अननोन कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं था, पहला केस है कि जब अननोन कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं था, तो उस केसेस में हमने क्या किया, उस केसेस में हमने अपने इस अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को क्या किया, सी से हमने क्या किया, C1 किया। जब हमने अपने अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज किया एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, तो हमको क्या मिल गया, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अचीव हो गई। तो उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या लिया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/L इंटू सी। ठीक है, ये हमारा क्या था, पहला केस था, इट इज इन फर्स्ट केस। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस अननोन कैपेसिटर को कनेक्टेड किया। अब देखिए, अब अगर हमने अननोन कैपेसिटर को कनेक्टेड किया और हमने मान लिया कि उस अननोन कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, Cx है, ये अननोन कैपेसिटर तो फिक्स होगा। अब हमारा क्या होगा, अब देखिए ये दोनों क्या आ जाएंगे सर्किट आपके, ये देखिए पूरा ये कॉम्बिनेशन कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C प्लस Cx हो जाएगी। तो अब हमको फिर से दोबारा फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए अब क्या करेंगे कि हम बेसिकली क्या करेंगे, इस कैपेसिटर की वैल्यू को अब C से C1 कैपेसिटर नहीं होगी, क्योंकि हमने एक अननोन कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो अब हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम अचीव हो। तो इस केसेस में हमने मान लिया कि अब इस केसेस में हमारा कैपेसिटर जो है वो C से C2 को आ गया। तो अब हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अब हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में L ब्रैकेट में C2 प्लस C ऑफ X। सिंपल है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम बेसिकली, अब क्या करेंगे, दोनों फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहां से लिख सकते हैं फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट में L इंटू C1 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में L ब्रैकेट में C2 प्लस Cx। ठीक है, तो अगर यहां से स्क्वायरिंग कर वगैरह करके निकालेंगे तो कितना निकलेगा, C2 प्लस Cx इक्वल टू कितना निकलेगा, C1 निकलेगा। तो Cx की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, C1 माइनस C2 निकलेगी। तो इस तरीके से ये अननोन कैपेसिटर जो था Cx, वो हमने क्या किया कि C1 और C2 के डिफरेंस को करके हमारे इस अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होते हैं इसके दो एप्लीकेशन। ठीक है, पहला एप्लीकेशन था टेस्ट कॉइल और दूसरा एप्लीकेशन था आपका अननोन कैपेसिटर। जो तीसरा एप्लीकेशन है, जो आपका थर्ड एप्लीकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एप्लीकेशन में मतलब 5 ईयर में गेट ने 3 टाइम्स सेम फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा है। मतलब एक ही फॉर्मूला है,
और उसी पे 5 साल में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है गेट में, और हमेशा क्वेश्चन 2 नंबर का आया है, और डेटा एंटर क्वेश्चन आया है। सिर्फ एक फॉर्मूला है और उस एक फॉर्मूले से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन होता है और 2 नंबर आप इजीली ले सकते हो, और ये इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इतना डेरिवेशन भी हम आपको कराएंगे, पर इतना डेरिवेशन नहीं, सिर्फ वो फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है थर्ड एप्लीकेशन, ये है आपका डिस्टर्बेंस कैपेसिटर। ठीक है, डिस्टर्बेंस कैपेसिटर का सर्किट अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो उसका सर्किट बिल्कुल सेम होगा जैसे हमारा पहला सर्किट था। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, एक स्मॉल आर रेजिस्टर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये पर्टिकुलर एक वोल्टमीटर है। बिल्कुल पहले ऐसे सर्किट है, सर्किट में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये हमारा वीएस सोर्स वीएस है, ये हमारा आर है, ये हमारा एल है। इस सर्किट में बस थोड़ा यहाँ पर चेंजेस है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एक डिस्टर्बेंस कैपेसिटेंस का कंसेप्ट यूज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सीडी, डिस्टर्बेंस कैपेसिटर। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इस पर्टिकुलर, अगर बेसिकली आप क्या कहते हैं, नेटवर्क थ्योरी के कंसेप्ट को निकालकर अगर इस सर्किट का फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहें तो इस पर्टिकुलर सर्किट की फ्रिक्वेंसीज को ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्किट की फ्रिक्वेंसी को आप नेटवर्क थ्योरी के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए डिस्टर्बेंस कैपेसिटर में कुछ नहीं होता है कि बेसिकली हम सेम सर्किट के लिए 2 बार रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी को अचीव करते हैं। यानी कि एक बार क्या करेंगे, हम कैपेसिटर सी की वैल्यू को C1 करेंगे, तब हमको एक पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिलेगी। फिर दूसरी बार इस कैपेसिटर सी की वैल्यू को हम C2 करेंगे और हमको फिर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिलेगी। यानी कि इस कैपेसिटर C2 की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो हमको एक पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, मतलब हमको जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिल रही है, एक कैपेसिटर C1 की वैल्यू पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिल रही है और एक कैपेसिटर C2 की वैल्यू को हमें पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं, नेटवर्क थ्योरी की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे इतना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, L ब्रैकेट में C ऑफ D प्लस C1। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर डैश माना जब हमने कैपेसिटर को क्या किया, C को CT से रिप्लेस किया, तो हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी आई, 1/√में L ब्रैकेट में CD प्लस C2। इसे हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 2 माना। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा हम FR के टर्म में लिख लेते हैं। तो F ऑफ R के टर्म में लिखें तो F ऑफ R कितना हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट में L ब्रैकेट में CD प्लस C1, और F ऑफ R डैश की वैल्यू को लिखें तो कितना हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट में L ब्रैकेट में अंडर रूट में L ब्रैकेट में CD प्लस C ऑफ 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि जो फ्रिक्वेंसी F ऑफ R है और जो फ्रिक्वेंसी F ऑफ R डैश है, इसको क्या करते हैं कि एक मल्टीपल के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं, एक मल्टीपल के टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, अगर इसको मल्टीपल में लाने की कोशिश करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, F ऑफ R डैश इक्वल टू N इंटू F ऑफ R। ठीक है, एक मल्टीपल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, N इंटू 1/2 पाई अंडर रूट में L ब्रैकेट में CD प्लस C1, CD प्लस C1। देखिए F ऑफ R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, CD प्लस C1 इक्वल टू F ऑफ R डैश की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/2 पाई अंडर रूट में L ब्रैकेट में CD प्लस C ऑफ 2। ठीक है, अब देखिए इसकी स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे, देखिए 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये L स्क्वायर ब्रैकेट में L
सी डी प्लस सी वन इक्वल टू 1/L ब्रैकेट में सी डी प्लस सी टू। एल से एल भी आपका टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये एन स्क्वायर सी डी प्लस सी टू इक्वल टू सी डी प्लस सी वन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये एन स्क्वायर सी डी प्लस एन स्क्वायर सी टू इक्वल टू सी डी प्लस सी वन। तो यहां से सी डी कॉमन ले कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू सी वन माइनस एन स्क्वायर सी टू। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, सी डी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डी इक्वल टू आ जाएगा हमारा सी वन माइनस एन स्क्वायर सी टू डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला। और गेट में इसी फॉर्मूले पे बेसिकली आपसे 3 बार न्यूमेरिकल पूछा गया है। न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता है, C1 दे रखा होता है, C2 दे रखा होता है, बस यहाँ n का निकालने का एक कंसेप्ट होता है जो कि मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू कराऊंगा। ठीक है, तो ये जो था आपका क्वालिटी मीटर का पार्ट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये टॉपिक मेरे एंड सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी मीटर का जो कंसेप्ट है, ये अगर पेपर में ये आया क्वेश्चन मेजरमेंट के पेपर में, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका थ्योरी वाला पोर्शन होगा, ठीक है, और सेक्शन बी में आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स को कवर करेगा, 10 मार्क्स को कवर कर सकता है। मतलब एक पार्ट में इसका एप्लीकेशन और दूसरे पार्ट में इसका तो, और फॉर्मूला भी जो मैं पूछूंगा वो डिस्टरबेंस कैपेसिटर का ही डेरिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो कराऊंगा क्लास में वही न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो हमारा जो क्या कहते हैं आपका जो पार्ट 3 था ये आपका खत्म हो गया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हो सकता है कि मैं न्यूमेरिकल बेसिकली मैं आपको दिवाली के बाद ही कराऊंगा। हमें बेसिकली इसी फॉर्मूले को ही देखना है। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना वगैरह हो? किसी को कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बोलो। सर सीटी में जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उसमें हाँ। जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो नहीं आया था, ज्यादा अच्छे से समझ कैसे करना है वो एक बार बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन? सर। जो थर्ड, नॉन लिनियरिटी वाला था? ये सर थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट था, उसमें कुछ क्वेश्चन क्या था? यस सर, 1 मिनट एग्जैक्ट देख के बता रहे हैं। सर इसमें एक सर्किट गिवन था R1 R2 और R1 R2 के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा था। देखो क्वेश्चन देखो, अच्छा दिखाई पड़ रहा है तुमको? खुशी अग्रवाल स्क्रीन दिखाई पड़ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 2 लाइन का क्वेश्चन था वो, क्योंकि यहाँ पे आपका वीएस सोर्स था जिसका वैल्यू कितना था 10 वोल्ट था। ये एक रेजिस्टेंस था R1 जिसकी वैल्यू कितनी थी 100 ओम थी। ये एक रेजिस्टेंस था R2 जिसकी वैल्यू कितनी थी 100 ओम थी। और यहाँ पे क्या लगा था आपका वोल्ट मीटर लगा था, और ये दे रखा था कि वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका 100 ओम। तो मैंने पूछा था परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नॉन लीनियरिटी, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नॉन लीनियरिटी। तो नॉन लीनियरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नॉन लीनियरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली हमारा? इंडिकेटेड वैल्यू, एक सेकंड रुक जाइए। नॉन लीनियरिटी का फॉर्मूला होता है इंडिकेटेड वैल्यू
माइनस लीनियर वैल्यू डिवाइड बाय लीनियर वैल्यू और फुल स्केल वैल्यू, ये तो फॉर्मूला होता है हमारा। अब देखिए सबसे पहले इंडिकेटेड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये सर्किट, थोड़ा सा मैं सर्किट को और अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे सर्किट को। ये वीएस सोर्स है आपका 10 वोल्ट का, ये आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपका वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और इस वोल्ट मीटर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। आपको वोल्ट मीटर की नॉन यूनिटी बतानी थी सर्किट में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इंडिकेटेड वैल्यू की बात करें यानी कि मेजर्ड वैल्यू की बात करें तो देखिए वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम का है। तो ये 100 ओम और ये 100 ओम पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा 100 into 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 200, ये कितना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। यानी कि हम इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल 10 वोल्ट, ये कितना हो गया 100 ओम का रेजिस्टेंस और ये कितना हो गया 50 ओम का रेजिस्टेंस और ये कितना हो गया वोल्टेज हो गया। बस कुछ नहीं, यहाँ से V इंडिकेटेड वैल्यू निकाल लीजिए। V इंडिकेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 into 10 डिवाइड बाई 150, कितना आ जाएगा 50/15 अप्रोक्सीमेटली 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका सिंपल 3.3 वोल्ट। ये तो हमारा क्या आ गया V इंडिकेटेड वैल्यू आ गया। पर अगर हम V लीनियर वैल्यू की बात करें तो V लीनियर वैल्यू के लिए केस में क्या होगा कि ये VS है और ये क्या है आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस है और ये क्या है आपका 100 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आइडियल कंडीशन में वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 0 होता है। ये कितना है 10 वोल्ट है और ये कितना है आपका 100 वोल्ट। तो अब V आउटपुट कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा आपका 5 वोल्ट। कुछ नहीं, आपको इंडिकेटेड वैल्यू पता लग गई, लीनियर वैल्यू पता लग गई। आप क्या करिए डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले में दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपकी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इनटू 100 आपकी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नॉन लीनियरिटी निकल जाएगी। 2 लाइन का क्वेश्चन था ये। यस सर। सर नॉन लीनियरिटी वाले फॉर्मूला नहीं याद रहा था। हाँ तो नकल कर लेती, क्या दिक्कत था।